नमस्ते। मैं वर्षा देशपांडे भारतीय स्त्री शक्ति की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारतीय स्त्री शक्ति एक राष्ट्रीय संगठन है। महिला सबलीकरण और सक्षमीकरण करना ये संगठन का उद्दिष्ट है। इसके लिए एक पंचसूत्री का अवलंबन करते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन, समानता और आत्मसम्मान। आज का विषय आर्थिक स्वावलंबन पर आधारित है। महिलाओं को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देना है और इसके लिए हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ है श्रीमती झील दोषी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। आपका हाँ आपका परिचय कर देती हूँ। जी। आपने बीकॉम, एमकॉम, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और सीएफए लेवल 1 पूरा किया है। जी। 9 साल से आप ये काम कर रही हैं। आपका एक्सपीरियंस 9 साल का है। 4 सालों से आप अपनी फर्म भी चला रही हैं। आपके जी। फर्म का, कंपनी का नाम है zenith फिंसर। आज जी। तक 2000 स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आपने दी है। अभी गए 5 सालों में इतना बड़ा जी। काम आप कर रही है। फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ और अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द वार्म इंट्रोडक्शन। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं हमारे सब स्त्रियों के लिए कुछ सेशन ले पाऊंगी, उन्हें कुछ नया सिखा पाऊंगी, कुछ जानकारी दे पाऊंगी। तो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। कि आपको मैं पहला सवाल पूछती हूँ। हम्म। पहले तो ये बताना पड़ेगा सभी महिलाओं को कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट यानी क्या है। ठीक है, चलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये समझाती हूँ। मानो कि आप या मैं, हम में से कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमें कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या नीडेड है, आप मुझे बता सकते हैं? हाँ बिजनेस तो शुरू। हाँ तो पहले तो फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट चाहिए ना। कैपिटल ज़रूरत है। हाँ। बिल्कुल, हमें एक आइडिया तो होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। तो हाँ आइडिया, मेहनत, लेकिन उसको कुछ सामान बेचना हो या कुछ सर्विस देनी हो तो हमें कुछ कैपिटल की नीड है। ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जब भी सबसे पहले रिलायंस आया था या टाटा की कोई कंपनी आई होगी या अदानी की कोई कंपनी आई होगी, उन सबको भी पहले कैपिटल की नीड होगी, पैसों की नीड होगी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। तो आमतौर पे अगर हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो हम पैसे कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? हम बैंक से उधार ले सकते हैं, किसी रिश्तेदारों से उधार ले सकते हैं, है ना? तो शुरू में मानो कि मैंने मेरा बिजनेस कहीं से पैसे उधार लेके शुरू किया, मेरा बिजनेस अच्छा चला, मैंने वो थोड़ी सी उधारी चुका दी। फिर मुझे मेरे बिजनेस को और बड़ा करना है और बड़े जगहों पे लेके जाना है, तो मुझे और फैक्ट्री खोलनी, तो अब मैं क्या करूँगी? तो अब मैं और लोगों से पैसा लूँगी। लेकिन जितना लोगों से मैं पैसा लूँगी, लोन लूँगी, उधार लूँगी, उतना ही मुझे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, है ना? जैसे मुझे इंटरेस्ट भरना भरना पड़ता है। तो अब आता है यहाँ पे एक पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट कि भाई मैं किसी से कैपिटल लूंगी, मैं उनसे क्या कहूँगी कि देखिए मेरा ये बिजनेस है, मुझे नई फैक्ट्री खोलनी है, आप मुझे अपने पैसे आप मेरी कंपनी में लगाइए, मेरे बिजनेस पे लगाइए, मैं सामने आपको 20% 30% की ओनरशिप देती हूँ, मैं आपको एक शेयर होल्डिंग देती हूँ। यानी क्या कि भाई आगे जाके मेरा जो भी मुनाफा होगा, आपने जो जो भी 20-30% आपने डाला है मेरे कैप बिजनेस में, वो तो आपकी ओनरशिप हुई ही। फ्यूचर में मुझे जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आपकी हिस्सेदारी होगी। कभी लॉस हुआ तो भी उसमें आपकी हिस्सेदारी होगी, प्रॉफिट हुआ तो भी आप में उसमें हिस्सेदारी होगी। तो इस तरीके से एक बिजनेस जब ग्रो होता है तो पहले वो लोन से स्टार्ट करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपनी ओनरशिप या कंपनी जो अपनी शेयर्स है वो लोगों को बांटने लगती है। शेयर्स यानी कि हिस्सेदारी। कि भाई अगर मेरी कंपनी में वर्षा मैम सपोज 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं और मैं उन्हें 10% शेयर देती हूँ अपनी कंपनी का, यानी कि वो 10% की भागीदारी बने, उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से शेयर सेलिंग का कॉन्सेप्ट आया कि कंपनी अपना हिस्सा बेचने लगी। अब आगे जाके क्या हुआ? सपोज आज तो मैं छोटी हूं, मैं धीरे धीरे बड़ी होंगी, मेरी कंपनी बड़ी होगी, सिर्फ मेरी शहर में से ही नहीं, मुझे पूरे देश के पास से ये अपने शेयर्स बेचने हैं।
मैं मुंबई में बैठे बैठे, कोई कोलकाता में है, कोई चेन्नई में है, मैं उनको अपना शेयर बेचना चाहती हूँ, उनको अपना हिस्सा देना चाहती हूँ, उनका पैसा कलेक्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आया कॉन्सेप्ट मेरे शेयर मार्केट्स का। शेयर मार्केट्स यानी क्या? हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो ऐसे एक्सचेंजेस है जहाँ पे सारी ही कंपनीज लिस्टेड होती है। ठीक है, जो जो भी कंपनीज अपना शेयर बेचना चाहती है, जो भी अपना हिस्सा बांटना चाहती है, वो कंपनीज के नाम वहाँ पे लिस्टेड होते हैं। और मैं हूँ अब एक इन्वेस्ट, या जैसे वर्षा जी है मेरे कंपनी के इन्वेस्टर, तो वैसे वर्षा जी जैसे कई लोग उन कंपनीज के शेयर्स खरीद के उन कंपनी के भागीदार बन सकते हैं। यानी अब अगर उस कंपनी में कभी प्रॉफिट हुआ तो मैं उस प्रॉफिट की भागीदार बनूंगी, कभी उस कंपनी में लॉस हुआ तो मैं उस लॉस की भी भागीदार बनूंगी। ऐसे करके शेयर मार्केट का। अच्छा, तो लेकिन ये ऐसी कोई भी कंपनी अपने शेयर्स इशू क्यों करते हैं, लेकिन उनको क्या फायदा होता है उससे? जी, उन्हें अपना कैपिटल मिलता है। ठीक है, मैं अपने घर के पैसे कुछ हद तक ही लगा सकती हूँ, मुझे और लोगों हाँ। से पैसे लाने हैं, मुझे और लोगों को अपनी कंपनी में जोड़ना है, तो इसीलिए मैं और पैसे लाने के लिए अपने शेयर्स आम जनता में बांटती हूँ। आपके और मेरे से आम जनता में इसलिए कंपनीज बांटती है ताकि वो उनसे फंडिंग ले, उनसे पैसे ले, एंड देन उस पे वो और बिजनेस करे और अपने बिजनेस को ग्रो करे, इसीलिए वो शेयर्स बांटती है। हाँ, तो ऐसे कभी तो अभी मैंने भी सुना था कि ऐसे कंपनी के शेयर्स के रेट्स भी कम ज्यादा होते रहते हैं। जी, वो चलिए क्या, वो क्यों होता है फिर ऐसा? ओके, चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ। अम, जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपना आईपीओ लेकर आती है, यानी कि जब वो फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है शेयर मार्केट पे, ओके, तब हम जो पैसे भरते हैं, जब मैं उसमें भागीदारी लेती हूँ, तो वो पैसे कंपनी को जाते हैं। उसके बाद एक बार वो कंपनी लिस्ट हो गई एनएससी पे, मानो कि रिलायंस नाम की कंपनी लिस्ट हो गई, अदानी की कंपनी लिस्ट हो गई, उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, मेरे और आपके जैसे लोग होते हैं, जो शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं। अभी कंपनी का प्रॉफिट जो है, जो लिस्टेड कंपनी, इसे लिस्टेड कंपनी बोलती है, जो शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है, उन सबको अपना हर क्वार्टर दिखाना पड़ता है। क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने के गैप पे उनको दिखाना पड़ता है कि भाई हमारा प्रॉफिट हुआ है या हमारा लॉस हुआ है पिछले गए क्वार्टर में। तो अब अगर उनका प्रॉफिट हुआ है तो उनके शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे, अब अगर उनमें लॉस हुआ है तो उनके शेयर नीचे जाएंगे। अब कभी ये भी होता है कि देखिए, एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सपोज मार्केट में आप एप्पल खरीदने जा रहे हो, ठीक है, या चलो अभी मैंगोज का सीजन आ रहा है तो हम मैंगोज का एग्जांपल लेते हैं कि आप गए मार्केट में मैंगो लेने। अभी आपको खरीदने हैं 2 डजन मैंगो, आपकी जैसे और 10 जन आए हैं जिन सबको 2-2 डजन मैंगो खरीदने हैं, 20 डजन की डिमांड है, ठीक है, लेकिन एक ही भैया है जो वो मैंगो बेच रहा है और उसके पास केवल 10 डजन है। हमें चाहिए कितने, सबको मिला के चाहिए 20 डजन, लेकिन वो सिर्फ 10 डजन या 10 पेटी ही लेकर आए हैं मैंगोज को। तो क्या होगा, अब वो सेलर अपना भाव डबल कर देगा कि भाई देखो मेरे पास तो 10 ही पेटी है, मैं सबका दाम डबल कर दूंगा, जो खरीद पाएगा वो खरीद ले, जो नहीं खरीद पाएगा वो चला जाए। तो उस तरीके से क्योंकि वो मैंगोज की डिमांड थी इसीलिए उसका प्राइस ऊपर चला गया एंड लोगों ने महंगे में उसे खरीदा। अब सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग लेने जा रहे हो, आप सबको 20 डजन आम चाहिए, और जो भैया है जो लेकर आए हैं उनके पास 40 डजन मैंगो पड़े हैं। अब उसको पता चला कि भाई ये सिर्फ 20 ही लोग हैं जो खरीदने आए हैं और कोई खरीदना चाहता ही नहीं है, तो वो थोड़ा भाव सस्ता करेगा और क्या बोलेगा, अरे आप 2 डजन नहीं ताई, आप 3 डजन लेके जाओ, आप थोड़ा और लेके जाओ, अरे मैंने सस्ता कर दे और लेके जाओ। तो जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होती है वहाँ पे दाम गिरते हैं, और जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्राइस बढ़ती है। सेम थिंग हमारे शेयर मार्केट में अप्लाई होती है। जब भी कोई शेयर की डिमांड बढ़ती है, हमें लगता है कि यार ये कंपनी तो बहुत ही प्रगति कर रही है, मुझे लगता है कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे इसके शेयर्स खरीदने हैं। तो ये सिर्फ आपको ही नहीं, बहुत सारे जन को लगता होगा, इंडिया में 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, सबको लगता होगा कि अरे ये कंपनी बहुत अच्छी है, चलो इनका शेयर खरीदते हैं। तो सडनली वो कंपनी के लिए डिमांड बढ़ चुकी है तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा।
अब कोई कंपनी है जिसका आपने कभी कुछ बुरी न्यूज़ सुन ली कि अरे इनकी तो एक फैक्ट्री बंद होने वाली है, अरे इनके तो इनकम टैक्स का कुछ गड़बड़ हो गई है, अरे इनके फाउंडर ने तो कुछ स्कैम कर लिया है, कभी ऐसी न्यूज़ भी आती है। या अरे इनके पास से तो गवर्नमेंट का ऑर्डर आने वाला था लेकिन अब नहीं आया है, या इनका पिछला क्वार्टर का मुनाफा कम हुआ है। ऐसी जब न्यूज़ आती है तो हमें क्या लगता है कि यार ये कंपनी इतनी भी अच्छी नहीं है, हमको इसको नहीं खरीदनी है, तो हम बेचना चालू कर देते हैं। तो क्या होता है, उसका सप्लाई बढ़ जाता है, और क्योंकि उसकी सप्लाई बढ़ गई है तो उसका प्राइस गिर जाता है। तो इसीलिए शेयर मार्केट में एक तो कंपनी प्रॉफिटेबल है तो वो ऊपर जाएगी, डिमांड होगी तो वो ऊपर जाएगी। अगर बुरी परफॉर्मेंस है, नेगेटिव न्यूज़ है या डिमांड नहीं है तो उसका भाव नीचे जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं। तो लेकिन अभी चॉइस कैसे करना कि कौन सी कंपनी से शेयर खरीदना है कि क्या है कंपनी के बारे में, इसके लिए पूरी जानकारी होना जरूरी है फिर तो। जी। सो देखिए, अगर आप एक बिगिनर हो या आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, सबसे सेफ तरीका है आप ये देखो कि आप क्या क्या सामान इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, अगर हम ये देखेंगे ना तो हमें बहुत सारी कंपनीज दिख जाएगी। हम बिस्किट्स खरीदते हैं, ठीक है, तो बिस्किट्स कौन बनाता है, ज़्यादातर पार्ले है या ब्रिटानिया है। ठीक है, ब्रिटानिया इज़ अ लिस्टेड कंपनी। सिमिलरली हम शैम्पू देखेंगे तो शैम्पू है, पैंटीन है, वो सब हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। हम बाटा के शूज़ पहनते हैं, अगर कोई किसी को शौक हो तो बाटा लिस्टेड कंपनी है। अगर आप देखेंगे ना कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी कंपनी वो बनाती है और वो कंपनी लिस्टेड है या नहीं, आप पहले वो चेक कीजिए। अगर आप उसका सामान इस्तेमाल कर रहे हो, इट मीन्स कि बाकी लोग भी कर रहे होंगे। तो जिस कंपनी का सामान हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, इट मीन्स कि उनकी अच्छी बिक्री हो रही है, इट मीन्स कि उनका अच्छा प्रॉफिट होता होगा, तो आप उन कंपनी का शेयर्स खरीदें। कई बार ऐसा होता है कि हम रैंडमली कोई टिप सुनते कि अरे कुछ तो फलाना ढींका कंपनी आई है, इसके शेयर्स बहुत अच्छे हैं, ले लो। अरे भाई, जिसका आपको नाम भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि वो कंपनी क्या बनाती है, कौन उसे इस्तेमाल करता है, हम सिर्फ रैंडम टिप के बेसिस पे पीछे चले जाते हैं, या कोई हमें मिसगाइड करके हमारा फ़ायदा उठाने चला जाता है। तो अगर आप एक फ्रेशर हो, न्यू कमर हो, तो मेरा यही सजेशन होगा कि वो कंपनी का नाम देखो, वो क्या प्रोडक्ट बनाती है, आप इस्तेमाल करते हो या नहीं। अगर वो आपको ट्रस्टवर्दी लगे तो ही आप करो, वरना मत करो। अच्छा, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए फिर कि जी। क्या कंपनी के बारे में। अच्छा, जी। तो ऐसे कभी कभी गलती भी हो सकती है ना जब इन्वेस्ट करते हैं, कौन सी कंपनी में अगर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए अपने से। ऐसा जब है कि हमारे पैसे कुछ हम्म। उसका हमको प्रॉफिट ही मिलना चाहिए, तो इसके लिए अ, क्या खबरदारी लेना चाहिए। देखिए, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हमें प्रॉफिट ही मिले, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव आना उसका स्वभाव है। ठीक है, तो एक नियम हमें बनाना चाहिए। देखिए, मार्केट अभी जैसे देखेंगे तो मार्केट्स बहुत डाउन है, पिछले 4-5 साल मार्केट्स इतने अब गए थे ना कि आप कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करते वो शेयर ऊपर ही चला जाता। तो लोगों को लगता है अरे ये बहुत अच्छा कंपनी है, अरे ये शेयर तो बहुत अच्छा है, अरे ये ले लो वो ले लो। हमेशा ऐसा नहीं होता, मार्केट्स गिरते भी है फिर वो ऊपर जाते भी है। बट ऐसे टाइम में हमें क्या करना है, हमें अच्छी कंपनीज देखनी है कि कौन सी कंपनी का अच्छा मुनाफा है, कौन सी कंपनी सालों से बिजनेस में, कौन सी रिलायबल है, वैसे कंपनी के शेयर्स लो। और कम से कम 3 या 4 साल उस शेयर्स को रखो। हम ये सोचे कि मैं आज इस शेयर को खरीदूं, कल मैं इसे बेच दूं, वापस परसों खरीद लूं, वापस बेच दूं, उससे देखो हमें ना मन की शांति भी नहीं मिलेगी। हम पूरे टाइम बस हमारे मोबाइल में वो देखते रहेंगे, अरे ये शेयर बढ़ा कि घटा, बढ़ा कि घटा। हम जो मेन काम हमारा बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करो, देखो कौन सी अच्छी कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट करके रखो 3-4 साल तक। फिर जब आपको लगे कि हाँ चलो अब इस कंपनी ने मुझे अच्छा मुनाफा दे दिया है, मुझे जितना चाहिए था प्रॉफिट मुझे मिल चुका है, फिर आप रिमूव करो। तो लॉस भी होगा, ठीक है। आज अगर आप देखोगे तो टीसीएस कितनी अच्छी कंपनी है। एक टाइम था जब टीसीएस 4,000 का एक शेयर चल रहा था, अभी गिर के वो कुछ 3,500 आ चुका है। पर क्या इसका मतलब ये है कि टीसीएस बुरी कंपनी है? नो, मतलब ये नहीं है। बस ये है कि हमें थोड़ा सब्र करना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल पूरी ही मार्केट्स डाउन है। ये तो जस्ट एक जब भी, एग्जांपल था कि हाँ कोई एडवाइजरी हाँ, नहीं थी स्टॉक की। तो जब भी यानी शेयर्स कर लेना है तो उसमें रिस्क तो होती है, वो जी। रिस्क हमें लेना ही पड़ता है। तो यस यानी मैम। कहाँ तक रिस्क लेना चाहिए।
जी, बहुत सही पूछा आपने। देखिए, हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। अब मैं आपको समझाती हूँ। कुछ जो यंग पर्सन होते हैं ना, उनको ये बहुत होता है कि नहीं नहीं, मैं अपना ज़्यादा अर्निंग को इसमें डालूंगा, विच इज़ ओके, वो उनका स्वभाव है। और क्योंकि वो यंग है, उनके पास टाइम भी है 20-30 साल का, कि भाई अगर शेयर मार्केट में लॉस कर भी दिया तो भी भाई अगले महीने कमा लेंगे सैलरी से। लेकिन जब आप 30s 40s 50s में आते हो, आपका कमाने का ड्यूरेशन कम हो रहा है ना। सो ऐसे टाइम पे हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो हमें हमारा स्वभाव देखना चाहिए कि हम कितने कंफर्टेबल है। क्या मैं कंफर्टेबल हूँ ज़्यादा रिस्क लेने से? क्या मैंने शेयर्स में डाले हैं? हाँ, मैंने डाले हैं। क्यों? क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे पता है कि ये गिरने वाला है, मैं पेशेंटली बैठी रहूंगी। बट अगर मैं यही चीज़ मेरी मम्मी को कहूँ, तो भाई वो तो एकदम ऊपर नीचे हो जाए कि अरे मेरे पैसे नीचे चले गए, नहीं नहीं नहीं, मुझसे ही नहीं होगा। तो हर इंसान का अलग स्वभाव होता है। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव हो, कंजर्वेटिव यानी ऐसे जिसे ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं अच्छा लगता, ठीक है, तो आप सपोज आपने अब तक सेविंग करके रखी है 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपीज़ की, आपने जो भी सेविंग करके रखी है, उसका आप सिर्फ 10% या 20% ही शेयर मार्केट में डालें, उससे ज़्यादा ना डालें। बाकी आप चाहो तो आप म्यूचुअल फंड है या बैंक एफडी है या गोल्ड है, वैसे करके डाइवर्सिफाई करके रखें। एंड अगर कोई यंग है, वो चाहता है कि हाँ नहीं मैं और रिस्क लेना चाहती हूँ, तो मे बी आप 20 to 30% शेयर्स में डाल सकते हो। बाकी म्यूचुअल फंड ज़्यादा सेफ होते हैं, या आप थोड़ा सा गोल्ड में, थोड़ा एफडी में, वैसे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। डीमैट अकाउंट क्या होता है? वो तो बैंक में ओके। खोलना पड़ता है, कहाँ खोलना पड़ता है? ओके, तो डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके थ्रू आप कोई भी शेयर में निवेश कर सकते हो। ओके। जैसे कि आप बैंक के साथ भी ओपन कर सकते हो। आप बैंक में जाओगे, आजकल मोस्ट प्राइवेट बैंक के डीमैट अकाउंट्स है, आप कोटक है, एचडीएफसी है, आप कहीं पे भी ओपन करवा सकते हो। बहुत सारे ब्रोकर्स भी है, जैसे जीरोदा है, 5 पैसा है, धन है, उन सब के भी डीमैट अकाउंट है। तो आप ऐसे ऑनलाइन सर्च करोगे ओपन ए डीमैट अकाउंट, ओके, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे गूगल पे, जिसके थ्रू आप कर सकते हो। बट अगेन मैं यही कहूँगी कि नॉट मोर देन 10-20%, 10 से 20% ही कैपिटल आपको उसमें डालना चाहिए। मैं खुद इतनी, मेरे पास सारा नॉलेज है, बट फिर भी मैंने 20% से ज़्यादा शेयर्स में नहीं रखा है। मेरी जितनी भी सेविंग अब तक हुई है, उसका सिर्फ 20% शेयर्स में है, बाकी हाँ म्यूचुअल फंड में, थोड़ी एफडी में, थोड़ा गोल्ड में, वैसे डिवाइड किया हुआ है। हाँ, जी। तो थोड़ा म्यूचुअल फंड और ऐसे और कोई स्कीम है क्या इसमें, यानी शेयर मार्केट में, कि जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड मुझे पूछ रहे हाँ, हो? हाँ। जी, तो देखिए म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बहुत प्रकार होते हैं। कुछ प्रकार होते हैं जो सीधा शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको 6-7% रिटर्न ही मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही सेफ होते हैं। और जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे जो है हम लोग 10 से 12% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली शेयर्स में डालने से बेटर है कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होते हैं, एक एडवाइजर होते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि अच्छा आप यहाँ पे डालो। फंड मैनेजर होते हैं जिनका काम होता है रिसर्च करना कि अच्छा कौन से शेयर अच्छे हैं, अब ये टाइम में शेयर में एंटर करो, अभी ये प्राइस पे शेयर से एग्जिट करो। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब फंड मैनेजर की होती है। तो वो कहीं ज़्यादा बेटर है। शेयर्स में अच्छा। कई बार हम गलत स्टेप ले सकते हैं। हाँ, अगर मेरे पास नॉलेज है, मुझे पढ़ना लिखना आता है, मुझे स्टडी करना आता है कि ये कंपनी ने कितना मुनाफा दिया, ये स्टेबल है कि नहीं, तो मुझे शेयर्स में जाना चाहिए। उसमें भी मैं ट्रेडिंग तो मैं खुद भी नहीं करती, मैं किसी को एडवाइस भी नहीं करती। आपको करना है तो आप अच्छी कंपनी के शेयर्स लो और 3-4 साल तक रहो उसमें इन्वेस्टेड रहो, या आप म्यूचुअल फंड का रूट लो, वो कहीं बेटर है। अच्छा, बहुत अच्छा समझाया आपने। एक आखिरी ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक जी मैम। महिला के लिए इस इन सब बातों का क्या महत्व है? इन सब इन्वेस्ट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब एक महिला के लिए इसका क्या महत्व बहुत ज़्यादा महत्व है मैम। देखिए, अ, आज भी मैं बहुत सारे लोगों को मिलती हूँ, लेडीज़ को मिलती हूँ, उन्हें लगता है कि मैं मेरे हस्बैंड को पूछूंगी, मैं मेरे पिताजी को पूछूंगी, या कहीं और पूछूंगी, ठीक है। देखिए, पैसे ऐसी चीज़ है ना जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है।
अगर हमारे पास खुद के पैसे होंगे, और आई एम श्योर जो भी लेडीज आज देख रहे हैं उनके पास होंगी ही इनकम, बट शायद वो किसी और पे निर्भर होंगे कि भाई ये जैसे बोलेंगे ना मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मेरा बेटा दिखता है, मेरा भाई दिखता है, मेरी ये दिखते हैं, मेरे वो दिखते हैं, क्यों? क्यों कोई और दिखता है? जब हम लोग ABCD सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों नहीं सीख सकते? क्या है ऐसा उसमें जो नहीं सीख सकते? मतलब बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। सिंपल बैंक FD कर लो। वो नहीं करना, पोस्ट ऑफिस में चले जाओ। आपको पता है पोस्ट ऑफिस में एक बहुत अच्छी स्कीम है, महिला सम्मान पत्र। अप टू 2 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट हर लेडीज उसमें कर सकते हैं। 7.5% का इंटरेस्ट है, टैक्स फ्री है। तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने कि 2 साल के बाद आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, पूरा टैक्स फ्री। तो ये सब तो कितना सिंपल सिंपल है, उधर जाओ, फॉर्म भरो, इन्वेस्ट करो। क्या डिफिकल्ट है? ये हमें आत्मनिर्भर बना सकता है। हम सबको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। लाइफ के कोई भी सिचुएशन आए, हम पैरों पे होके तो कोई हम पे उंगली नहीं उठा पाएगा। बराबर। ये यस बात मैम। तो सही है। सभी हमारी महिलाओं को यही समझाना था, इसीलिए आज आपसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद झील जी। शेयर मार्केट के बारे में इतनी उपयुक्त जानकारी हम सबको मिली है आपकी तरफ से। इन्वेस्ट करते समय हम सबको इसका बहुत फायदा होगा। विस्तृत इंफॉर्मेशन देने के लिए और आपका अमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वर्षा जी।